फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यस, ये क्या है वर्ल्ड वॉर और क्यों कहते हैं इसे वर्ल्ड वॉर? तो क्यों हुआ ये वर्ल्ड वॉर और क्या इसके कारण थे, आइए जानते हैं इस चैप्टर में। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। यस स्टूडेंट्स, आज आप देखने जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज आईसीएसई हिस्ट्री क्लास 10। चलिए बिगिन करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। यस, वाई वर्ल्ड वॉर ही के नाम क्यों रखा इसका? तो आइए, क्यों? बिकॉज इट वॉज फॉट ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। यस, इसका स्केल, इसका दायरा पूरी दुनिया थी। यस, एंड इट अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज। यस, दुनिया के सारे देश क्या हो गए? वर्ल्ड वॉर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो गए। इट मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यस, दुनिया के लिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड एक्सटेंट। यस, इसका फैलाव, इसका विस्तार इतना बड़ा था, इसका स्प्रेड, इसका इंपैक्ट और इसका डैमेज इतना बड़ा था जो इससे पहले कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं देखा गया था। इसीलिए इसका नाम पड़ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ था 1914 में और एंड हुआ 1918 में। तो आइए जानते हैं क्या कारण है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो गया, क्या ऐसी वजह हैं। तो पहला कॉज आते हैं नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। यस, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब होता है अपने देश से प्यार करना। यस, लव फॉर वंस ओन कंट्री। अगर भारत मैच खेल रहा हो और हार रहा हो, कैसा लगेगा आपको? यस, बताइए कैसा लगेगा जब मैच इंडिया हार रही हो? तो बहुत दुख लगता है, मन करता है टीवी बंद कर दूं, कर देते हैं आप ऐसा बंद टीवी। यस, तो ये दर्शाता है आपकी फीलिंग, आपका लव फॉर योर कंट्री। दिस इज व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म आया कैसे? तो नेशनलिज्म एक यूनिटी की फीलिंग है, वननेस की फीलिंग है बिटवीन द पीपल ऑफ द कंट्री लिविंग इन अ कॉमन प्लेस, हैविंग अ कॉमन हिस्ट्री, हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड अ कॉमन कल्चर। यस, तो nationalism is a sense of unity felt by the people sharing common history, language and culture. Yes, हम सब भारतवासी हैं और अपने देश को प्रेम करते हैं क्योंकि हम सब के साथ एक कॉमन हिस्ट्री, एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन कल्चर था जिसको हम शेयर करते हैं आपस में, इसी वजह से। तो ये फीलिंग, यस, इस देश प्रेम की फीलिंग अगर कहीं एक्सट्रीम देश प्रेम बन जाए, यस, एक्सट्रीम प्राइड बन जाए, तब ये घातक हो जाता है। अपने देश से प्यार करो पर इतना ना करो कि दूसरे से नफरत हो जाए। यस, दूसरों से नफरत ना हो जाए। तो एक्सट्रीम प्राइड ना करो और ऐसा बिलीव ना कर लो कि हम ही हम हैं, बाकी सब में पानी कम है। यस, सुना है ना सर? तो यस, ऐसा बिलीव करना कि हम ही सुपीरियर हैं दुनिया में, हम ही दुनिया में सबसे अच्छे हैं। यस, तो बिलीव ऑफ सुपीरियोरिटी। यस, कुछ देशों में ऐसा बिलीफ आ गया, कुछ कंट्रीज के लोग ऐसा बिलीव करने लगे। नतीजा क्या हो गया? एक नई तरह की नेशनलिज्म, जिसे कहते हैं एग्रेसिव नेशनलिज्म। यस, एग्रेसिव नेशनलिज्म, अपने देश से बेहद प्यार और दूसरों से नफरत, लव फॉर वंस कंट्री एंड हेट्रेड फॉर दी अदर। तो जब ये फीलिंग आएगी तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं, हेट्रेड से हेट्रेड ही आपको मिलेगी। अगर आप लव से रिस्पॉन्ड करेंगे सामने वाले से, तो वो भी आपके साथ लव से ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो नतीजा वर्ल्ड में हेट्रेड, वर्ल्ड में टेंशंस, वर्ल्ड में वॉर का खतरा शुरू। सो एग्रेसिव नेशनलिज्म हो गया, नेशनलिज्म से एग्रेसिव नेशनलिज्म पे आ गए क्योंकि अपने देश पर गर्व करना, अपने देश पर एक्सेसिव प्राइड करना और दूसरों को नीचा समझना, यह था प्रॉब्लम। और यूरोप में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन थी, स्पेशली विद द कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी नेशनलाइज कर गए थे, ये बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइज कर गए थे। वर्ल्ड के सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्हीं दोनों देशों में आया। नतीजा, इन्होंने अपने देश को बहुत जल्दी क्या कर दिया? डेवलप कर लिया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज, रिसोर्सेज इन्हीं के पास बनने लगे, प्रोड्यूस होने लगे। तो इंपेरियलिज्म इसके बाद का रीजन है। यस, एग्रेसिव नेशनलिज्म से क्या हो गया? इंपेरियलिज्म हो गया।
यस, इंपेरियलिज्म मतलब होता है व्हेन अ कंट्री विद सुपीरियर रिसोर्सेज, सुपीरियर पावर ट्राइज टू कंट्रोल अनदर कंट्री बाय एक्विजिशन। यस, एक्विजिशन मतलब होता है उसको मिलिट्री के बल पे, अपने बाहुबल पर क्या करना, दूसरे देश पे कब्जा कर लेना, या तो इकोनॉमिकली या तो पॉलिटिकली भी क्या करना, वहां का पावर गेन कर लेना। यस, आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साथ भी ऐसे ही किया। पहले वो ट्रेडर्स बन के आए थे, हमारे यहाँ कंपनी चालू करने के लिए आए थे। यस, हमारे इंडिया में, मैं अपनी इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं, वो आए इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए और धीरे धीरे करके राजाओं को लड़ाया, और जब उस बचे हुए राजा को उन्होंने क्या किया, अपने ही एक सेना से क्या किया, उन राजाओं को भी मार के पूरे भारत पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और भारत भी क्या बन गया, एक कॉलोनी बन गया, एक गुलाम बन गया इंग्लैंड का। यस, ऐसी ही कहानी है हमारे साथ। तो ऐसा ही पूरे वर्ल्ड में हुआ। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को एशिया में, फ्रांस, अफ्रीका में कब्जा कर लिया। यस, नतीजा क्या हो गया, इंपेरियलिज्म स्प्रेड करने लगा। यस, इसी को कहते हैं इंपेरियलिज्म। और जब आप क्या होगा, ज्यादा देश इंपेरियल बनना चाहेंगे और देश अब जब आगे डेवलप करने लगेंगे, जैसे जर्मनी जो कि थोड़ा लेट क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, रशिया और जापान भी थोड़े लेट इंडस्ट्रियलाइज हुए थे, तो उनको रियलाइज हुआ कि हमें भी क्या चाहिए, और कॉलोनीज चाहिए। क्यों कॉलोनीज क्यों चाहिए? इंग्लैंड के, फ्रांस के पास तो ज्यादातर कॉलोनीज थी, तो कॉलोनी इसलिए चाहिए ताकि कॉलोनी के नाम से देश का नाम रोशन होता है। यस, इस देश के पास इतने गुलाम देश है, इस देश का इतनी कॉलोनियां हैं, तो इट वॉज अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर दी पीपल ऑफ द कंट्री। यस, ये था प्रॉब्लम एग्रेसिव नेशनलिज्म का, अपने देश से ज्यादा प्यार, दूसरे देश से नफरत, और उसे क्या कर देना, उसे कब्जा कर लेना अपने सुपीरियरिटी को दिखाते हुए। ऐसा फीलिंग आने लगी वर्ल्ड में। नतीजा, वर्ल्ड में एक केओस, वर्ल्ड में एक सस्पिशन का माहौल पैदा हो गया, हेट्रेड का माहौल पैदा हो गया। एक देश दूसरे देश को सिर्फ नफरत की भावना से देख रहे हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे उसकी कॉलोनीज को, उसके डिपेंडेंट कंट्रीज को कब्जा कर लें, ताकि वहां के रिसोर्सेज, वहां के मटेरियल, वहां के लोगों को, उनके मैन पावर को हम यूज कर सकें। अब शुरू हो गई नेक्स्ट, यस, सेकेंड पॉइंट, रेस फॉर आर्मामेंट। यस, हथियारों की दौड़। अब वो कैसे आ गया? जब दुनिया के देश स्टॉक पाइलिंग करने लगे, यस, अर्थात जमा करने लगे आर्म्स को, इसलिए जमा करने लगे कि अपनी सुरक्षा के नाम पर, यस, आत्मरक्षा के नाम पर, और दुनिया में शांति बनाए रखने के नाम पर, प्रिजर्वेशन ऑफ पीस के नाम पर वो हथियार इकट्ठा करने लगे दुनिया के बड़े देश, जिससे क्या होने लगा, दुनिया में डर का माहौल, सस्पिशन का माहौल पैदा हो गया। और एक देश अगर क्या करेगा, हथियार बनाएगा, तो दूसरा देश बैठ नहीं सकता, दूसरे देश को भी क्या करना पड़ेगा, यस, उसके मुकाबले के लिए और हथियार बनाना पड़ेगा। नतीजा क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाएगी। नतीजा, दुनिया में हथियारों का बड़ा जखीरा, बड़ा स्टॉक पाइलिंग पैदा हो जाएगा। इट फिल्ड द एटमॉस्फेयर विद फियर एंड हेट्रेड। पूरे दुनिया में एक देश दूसरे देश से सिर्फ नफरत, सिर्फ जलन की भावना से, डर की भावना से एक दूसरे को देख रहा है। ऐसा एग्जाम्पल जर्मनी से शुरू होता है, जब जर्मनी ने 1912 में अपने आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया। आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाया क्योंकि उनका बिलीफ था कि इसी आयरन एंड स्टील की मदद से हम अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और उन्होंने इससे वेपन्स, स्पेशली इंपेरेटर नाम की बड़ी शिप्स लॉन्च की, बड़ी शिप्स, नेवल शिप्स बनाई, जिसको देखते हुए जापान ने, अमेरिका ने, इवन ब्रिटेन ने और फ्रांस ने भी क्या किया, अपने देश में नेवल डेवलपमेंट अर्थात नेवी शिप्स के लिए और तैयारियां करना शुरू कर दी। एक वर्ल्ड में हथियारों की नई दौड़ पैदा हो गई। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप। यस, यूरोप पूरा क्या हो गया, दो ग्रुप में बट गया। यस, सबसे पहले आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के नाम से जाना जाता था, और इटली। यस, ये तीनों एक अलायंस में आ गए, ये तीनों एक ग्रुप बना गए इन तीनों देशों ने, और मिलकर नाम रखा इसका ट्रिपल अलायंस, क्योंकि तीन देश हैं इसीलिए इसका नाम है ट्रिपल अलायंस। याद रखिएगा इटली लेट में ज्वाइन किया था इनको। दूसरा भी अलायंस है, यस, दूसरा भी ग्रुप है, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। यस, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने भी क्या किया, एक ग्रुप फॉर्म किया और उसका नाम रखा ट्रिपल एंटेट। यस, ट्रिपल एंटेट। तो दुनिया में
क्या हो गए, दो बड़े अलायंसेस ग्रुप बन गए और दोनों एक दूसरे से क्या करने को तैयार है, भिड़ने को तैयार है। किस बात की लड़ाई है, एनिमिटी है और कॉलोनीज पाने की दुश्मनी है और देशों को कब्जा करने की दुश्मनी है, ट्रेड रूट्स पे कब्जा करने की। और नतीजा क्या होगा, इससे फिर शक पैदा होगा, टेंशन पैदा होगी और फाइनली वॉर होगा। यस, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ द वॉर। Sarajevo crisis. Yes, Sarajevo is the capital of the Bosnia. यहां पे सर्ब्स रहते हैं, सर्ब्स को स्लेव्स भी बोलते हैं। यस, तो क्यों ये इमीडिएट कॉज बन गया, आइए जानते हैं। ये वर्ल्ड वॉर का कारण बन गया, इसकी वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सस्पिशन, हेट्रेड है ना, बिटवीन द कंट्रीज चल रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक उन्हें मौका मिल जाए जिससे वो एक दूसरे को क्या करें, मारकाट मचा सकें। और वो मौका मिल गया है उनको सेराजेवो क्राइसिस के रूप में। यस, क्या हुआ आइए देखते हैं। आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, यस, ये वहां पे क्राउन प्रिंस है। याद रखिएगा, ये राजकुमार थे। कहां के राजकुमार थे ये, ऑस्ट्रिया हंगरी के हायर थे, बनने वाले राजा थे आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। और इनका मर्डर हो गया, इनको असैसिनेट कर दिया गया सेराजेवो में, जब ये सेराजेवो गए हुए थे, जो कि कैपिटल ऑफ बॉस्निया है। कब हुआ ऐसा, 28 जून 1914। ये आप सीन में भी देख सकते हैं, ये इमेज है जिसमें आप देखेंगे उनका मर्डर हो रहा है। यस, ये मर्डर एक सीक्रेट सोसाइटी द्वारा कराया गया था। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ। यस, इसके मेंबर्स चाहते थे कि सारे सर्बियंस जो कि अलग अलग देश में फैले हुए हैं वह सारे एकजुट हो जाए और बॉस्निया में आ जाए। वह अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ, यस, यही कॉज बन जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस को, राजकुमार को मार दिया गया है। ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी, 11 पॉइंट्स का अल्टीमेटम भेजा। किसको, सर्बिया को भेजा, क्योंकि सर्बिया के नागरिक ने ही मारा था, इसीलिए उसको नोटिस दिया गया और सर्बिया ने उस नोटिस को पूरा करने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें सर्बिया की गुलामी की बात लिखी थी। सर्बिया ने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी गुलामी को लेना कबूल नहीं किया। नतीजा ऑब्वियस बात है, ऑस्ट्रिया वेट कर रहा था किसका, यस, अटैक करने का, और उसे एक रीजन अब मिल गया। ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया सर्बिया पे और ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई को यह अटैक शुरू हुआ। यस, यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। यस, ये डेट वर्ल्ड में बहुत याद रखी जाएगी, जुलाई 28, 1914। रशिया, जो कि पहले से ही सर्बिया का सपोर्टर रहा था, उसने सर्बिया को मदद की थी, उसने सर्बिया के पक्ष में वॉर घोषित कर दिया। अब सर्बिया और रशिया कितने हो गए, दो देश एक तरफ हो गए। उधर ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी आ गया, क्योंकि आपको याद होगा ऑस्ट्रिया जर्मनी ने एक अलायंस बना रखा था, याद है आपको ना, यस, ट्रिपल अलायंस। तो जर्मनी ने भी अब ऑस्ट्रिया का साथ देना शुरू कर दिया और उसने रशिया पर अटैक बोल दिया, साथ में उसने फ्रांस पे भी हमला कर दिया। यस, जर्मनी भी वेट कर रहा था अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए और उसने हमला कर दिया। उधर ब्रिटेन ने भी क्या किया, जर्मनी पर अटैक कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। नतीजा क्या हुआ, अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया एक तरफ, इधर सर्बिया, रशिया, ब्रिटेन और जापान एक तरफ। इटली, जो इससे पहले की ट्रिपल अलायंस का पार्टनर था, जर्मनी का पार्टनर था, आपने पढ़ा था इससे पहले वाले पॉइंट में, ट्रिपल अलायंस का एक पार्टनर था, वो अभी तक न्यूट्रल था, साइलेंट था, पर 1915 में आते आते उसने ट्रिपल अलायंस को छोड़ दिया। यस, वॉर में ये सब जायज है, जानते हो, देयर इज एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। और यही हुआ, इटली ने मौका देखा और क्या किया, इस अलायंस को त्याग दिया, जर्मनी पे ही उल्टा अटैक कर दिया। यस, वो जर्मनी के साथ था पहले अलायंस में, पर अगेन क्या हो गया, जर्मनी के खिलाफ खड़ा हो गया 1915 में। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उनके साथी देश जैसे बुल्गारिया, है ना, ये अलाइज सारे देश मिल गए और इनका नाम दिया गया, यस, अब इनका नाम हो गया सेंट्रल पावर।
वर्ल्ड में वॉर छिड़ चुका है। याद रखिएगा, अब सिर्फ जर्मनी नहीं है, जर्मनी के साथ जुड़ी उनकी कॉलोनीज भी उनके साथ हैं। वही हाल है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और उसके अलाइज। यस, अलाइज में हम भी आते हैं। यस, तुम और मैं भी आते हैं। वो कैसे? हम लोग कैसे आते हैं? क्योंकि हम इंग्लैंड के कॉलोनी थे, इंग्लैंड के गुलाम थे और हमारे सैनिकों को भी भेजा गया था वॉर में। यस, हमको भेजा गया था, इंडियंस को भेजा गया था, सिपाहियों को भेजा गया था टर्की पे अटैक करने के लिए। तो एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वी वेंट देयर। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई इस वॉर में और इनके ग्रुप का नाम रखा गया अलाइड पावर। यस, नाम रखा गया अलाइड पावर। ये सारी चीज मैं आपको एक क्लियर स्क्रीन के साथ एक मैप में दिखाना चाहता हूं। आइए मैप में देखते हैं कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके साथ में। ये है वर्ल्ड मैप 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। यस, ये है बोस्निया और बोस्निया की कैपिटल में सेराजेवो में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, जो कि क्राउन प्रिंस थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, वो आए थे। यस, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड का यहां असैसिनेशन कर दिया सर्बिया के ग्रुप ने। सर्बिया की एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ। सर्बिया को नोटिस दिया ऑस्ट्रेलिया ने, अल्टीमेटम दिया जो सर्बिया ने पूरा नहीं किया और नतीजा 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया। सर्बिया की मदद करने के लिए पहले से ही तैयार था रशिया और जर्मनी, जो कि ऑस्ट्रिया का पार्टनर था, उसने ऑस्ट्रिया के पक्ष में वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया। यहां रशिया सर्बिया के फेवर में आ गया, वहां जर्मनी ऑस्ट्रिया और हंगरी के फेवर में आ गया। जर्मनी ने न सिर्फ ऑस्ट्रिया का फेवर किया, साथ में फ्रांस पे और ब्रिटेन पर भी अटैक कर दिया। अब रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन तीनों एक ग्रुप बन गए और इनके अलाइज का नाम दिया गया अलाइड पावर। और उधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उसके अलाइज जुड़ गए और बन गए सेंट्रल पावर। इटली, जो कि पहले से ट्रिपल अलायंस का पार्ट था, जर्मनी का पार्ट था, उसने जर्मनी का साथ छोड़ दिया 1915 में और फ्रांस के ब्रिटेन के ग्रुप में ज्वाइन हो गया। इस तरीके से वर्ल्ड वॉर में भी ये प्रूव हो गया कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो क्या हुआ वर्ल्ड वॉर के दौरान? सबसे पहले वर्ल्ड वॉर कई फेजेस में लड़ा गया। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वॉर हो गया, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर था। वर्ल्ड के हर कंट्रीज, वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे इफेक्टेड थे। दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज वर्ल्ड वॉर। एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मैसिव स्केल पे ये वॉर हुआ था, है ना। अब आगे देखते हैं वॉर ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट। यस, वेस्ट में अर्थात मैप में जब हम देखेंगे, जर्मनी के वेस्ट में आते हैं फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन। यस, वॉर ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट क्या हुआ? तो जर्मनी ने बेल्जियम को बहुत आसानी से हरा दिया। यस, जर्मनी के वेस्ट में एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। यस, जर्मनी ने बेल्जियम को इसलिए जीत लिया क्योंकि बेल्जियम ही एंट्री रास्ता था फ्रांस में एंटर करने का। बेल्जियम इज अ कंट्री बिटवीन दी फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो पहले किसको कैप्चर कर लिया? जर्मनी ने बेल्जियम को कैप्चर कर लिया और जर्मनी ने अटैक कर दिया यस फ्रांस पे। सदर्न पार्ट ऑफ द फ्रांस को काफी हद तक जर्मनी ने जीत भी लिया, बट जर्मनी की यहीं से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। फ्रांस की मदद के लिए ब्रिटेन, यस, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन अलाइज थे, यस, जुड़े हुए थे आपस में, तो ब्रिटेन भी मदद के लिए आ गया और एक बहुत ही फियर्स बैटल शुरू हुआ जो कि वर्ल्ड वॉर 1 का टर्निंग पॉइंट भी बन गया। और वो बैटल शुरू हुआ बैटल ऑफ मार्ने। यस, बैटल ऑफ मार्ने। यस, फ्रांस में बैटल हुआ और जर्मनी कभी भी फुल्ली और कंप्लीटली फ्रांस को जीत नहीं पाया, बट इस बैटल से एक टर्निंग पॉइंट, जर्मनी आगे बढ़ नहीं पाया। इसके बाद सेकेंड
पॉइंट 2 क्या इवेंट हुआ? ट्रेंच वॉरफेयर। यस, ट्रेंच का मतलब क्या है? ट्रेंच मतलब होता है गहरे गड्ढे खोद देना। यस, पिट बना देना, गड्ढे बना देना, क्योंकि उस जमाने में मशीन गन्स और हैवी वेपन्स, आर्टिलरीज जो होती थी, वो कैरी करना, लेके चलना बहुत मुश्किल होता था। तो इसीलिए सोल्जर्स क्या करते थे, बॉर्डर्स पे क्या करते थे, बड़े बड़े गड्ढे खोद देते और उसमें नीचे खुद बैठ जाते थे अपनी गन्स को लेकर के। इससे क्या हो जाता था? इससे दुश्मनों को, जैसे ही दुश्मन दिखाई देते थे, दुश्मन को क्या करते थे, शूट कर देते थे। पर याद रखिएगा, ट्रेंच में रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बारिश पड़ने वाली है, साल भर वहां रहना है, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक उनको वहां रहना है, तो कीचड़ भी होने वाला है ना, मड होने वाली है, माइस होने वाला है, फूड शॉर्टेज होने वाली है, ये सारा सहना पड़ेगा इस ट्रेंच वॉरफेयर में। नेक्स्ट है वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। यस, जर्मनी के, अब ईस्ट की बात करते हैं तो जर्मनी के ईस्ट में पड़ता है रशिया। आप ध्यान दे रहे हैं, जर्मनी पूरे वॉर का एक सेंट्रल कंट्री बन गया है। चलिए, तो ईस्टर्न फ्रंट में क्या होगा? जर्मनी ने रशिया को बहुत आसानी से हरा दिया। यस, जर्मनी ने रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 में हरा दिया। बट जापान, ब्रिटेन और इवन फ्रांस ने क्या किया? यस, जर्मनी की कॉलोनीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जर्मनी अपने ईस्टर्न फ्रंट में ज्यादा बिजी हो गया था। तो मौका मिल गया ब्रिटेन को, फ्रांस को और जापान को उसके डिस्टेंट कॉलोनीज को, यस, जो दूर में बसी उनकी कॉलोनीज थी, उनको कब्जा करने का। एक और नई चीज हुई इस वॉर के दौरान कि कैसे एक दूसरे के देश के मार्ग में अवरोध पहुंचाएं, रिसोर्सेस के ट्रांसफर करने पर रोक लगाएं। दुश्मन को हराने का तरीका ये भी है। यस, ये भी एक टेक्निक है दुश्मन को हराने की। क्या करना है? उनको रिसोर्सेस ना पहुंचने दो। यस, उनको फूड ग्रेन्स, उनको रॉ मटेरियल, उनको इक्विपमेंट्स, उनको आर्म्स एंड अम्यूनिशंस क्या करो, एक देश से दूसरे देश मत जाने दो। इस वॉज कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड। यस, ब्लॉक करना मतलब समझ गया ना, किसी के रास्ते में रोड़ा लगाना, अटकाना किसी का रास्ता। तो प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू एंटर दी, यस, एनिमी कंट्रीज को नहीं पहुंचने देना है, तभी तो वो वॉर में हारेगा। हराने का एक टेक्निक ये भी है। वॉर अगेंस्ट टर्की, 5th पॉइंट करने जा रहे हैं। टर्की, यस, टर्की वॉज अलाय ऑफ जर्मनी। टर्की जर्मनी का पार्ट था वॉर में और जर्मनी के फेवर में वॉर कर रहा था, बट टर्की को मुंह की खानी पड़ी। यस, उसको हराने वाला कोई और नहीं थे। यस, गर्व से कहो, हम लोग थे। वो कैसे? हम तो गुलाम थे। बट याद रखिएगा, ब्रिटेन ने हमारे इंडियन सेना को, यस, इंडियन सिपॉइज को वॉर में भेजा था। इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी गई थी वॉर में और उन्होंने टर्की को हरा दिया था। यस, हमने टर्की को हरा दिया था और टर्की ने 1918 में, अक्टूबर 1918 में वॉर से सरेंडर कर दिया था। टर्किश फोर्स सरेंडर कर गई थी। इसीलिए इंडिया का रोल भी इसमें वॉर में है। इनडायरेक्टली मैंने कहा हम लोग भी पार्टिसिपेट कर लिए थे। अब आता है एक सेकेंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर, वो है यूएस की एंट्री। अमेरिका अभी तक हाईलाइट नहीं था, वॉर में कहीं नहीं था पिक्चर में, और अब होने जा रही है एंट्री ऑफ द हीरो। यस, तभी तो अमेरिका सुपर पावर बन गया। ये वॉर ने साबित कर दिया कि अमेरिका विश्व का सर्वशक्तिमान देश है। वर्ल्ड वॉर 1 ने मौका दिया अमेरिका को अपनी ताकत को, अपनी पावर को दुनिया में दिखाने का। तो एंट्री ऑफ द यूएस इन द वॉर। आइए जानते क्यों अमेरिका एंटर किया वॉर में। अमेरिका वॉर में क्यों आया, इसका कोई लेना देना नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो जर्मनी ने पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड के दौरान, यस, दूसरों देशों के रास्ते को रोकने के दौरान, है ना, उनको ब्लॉक करने के दौरान क्या किया, यू बोट्स की मदद से, यस, जर्मन यू बोट्स की मदद से उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ब्रिटेन की और फ्रांस की शिप्स को, उनके रास्ते को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। उनके पास सबमरीन थी, उससे ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो एक ब्रिटिश शिप लिस्थुनसिया, यस, उसको उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जिसमें अमेरिकन पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे और मोर देन 1000 पैसेंजर्स, अमेरिकन पैसेंजर्स मारे गए। क्यों? क्योंकि जर्मनी की यू बोट ने उस पर अटैक कर दिया था। अमेरिका को एक मौका मिल गया वॉर में एंटर करने का। यस, अमेरिका तो वेट ही कर रहा था। तो अमेरिका ने, जो कि पहले से ही सिंपैथेटिक था ब्रिटेन के प्रति, फ्रांस के प्रति, है ना,
वो पहले से ही इस पावर के प्रति सिंपैथेटिक था और उसने पहले ही खूब सारा इनको लोन दे रखा था। यस, ब्रिटेन फ्रांस को बहुत लोन दे रखा था ताकि वो गुड्स परचेज कर सके, आर्म्स एंड वेपन्स खरीद सके। तो अलाइड पावर के पहले से ही क्या था, वो एक तरह से लेंडर था उनका। अब दूसरा डर क्या था अमेरिका को, अगर जर्मनी जीत गई तो क्या होगा, वॉर। जर्मनी जीत जाएगी तो वो अमेरिका का भी राइवल बन जाएगा। यस, अमेरिका का एक शत्रु दुनिया में और पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ा अमेरिका को, वॉर में कूदना पड़ा। वो भी किसके फेवर में, यस, ब्रिटेन फ्रांस के फेवर में कूदना पड़ा। नतीजा 6 अप्रैल को अमेरिका ने, यस, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और यहां पे एंट्री होती है और यहां पे आता है टर्निंग पॉइंट 2। यस, वॉर का टर्निंग पॉइंट 2 और यहां से जर्मनी की अब हार शुरू। अब जर्मनी जो अभी तक जीत रहे था, जो कि वॉर जीत रहा था, अब पिछड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि अमेरिका पूरी ताकत के साथ, नए आर्म्स एंड वेपन्स के साथ, नए जोश के साथ जर्मनी पे अटैक कर देगा। और क्योंकि अलाइड पावर्स जो कि पहले से ही क्या करते हैं, जर्मनी से फाइट कर रहे थे, उनमें भी एक नई जान आ जाएगी। अमेरिका को वैसे भी जर्मनी को वॉर में टिकने नहीं देना था क्योंकि अमेरिका का सारा लोन डूब जाता, सारे पैसे डूब जाते और अमेरिका का एक शत्रु वर्ल्ड में पैदा हो जाता। अब पॉइंट नंबर 7, यस, पॉइंट नंबर 7 है एग्जिट ऑफ रशिया। रशिया का वॉर के बीच में ही चले जाना। यस, 1917 बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। क्या टर्निंग पॉइंट था, मैंने कहा अमेरिका आ गया, अक्टूबर रेवोल्यूशन आया रशिया में। यस, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसमें बोल्शेविक पार्टी, यस, बोल्शेविक एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की और उनका लीडर था लेनिन। यस, लेनिन जब लीडर बने तो उन्होंने प्रॉमिस किया अपनी कंट्रीमैन को कि वो वॉर से विड्रॉ कर देंगे। यस, युद्ध से निकल जाएंगे, देश को निकाल देंगे। और क्यों, क्योंकि युद्ध में 6 लाख से अधिक रशियन सोल्जर्स मारे गए थे। तो रशिया का डिसीजन था क्या करेंगे, यस, इस वॉर को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ट्रीटी ऑफ ब्रेंट लिटोविस्क, यस, ब्रेंट लिटोविस्क ट्रीटी साइन की, किसके साथ, जर्मनी के साथ, और वॉर से हट गए। काश रशिया 1 साल और रुक जाता, क्या होता जानते हो कि नहीं, क्या होता, यस, रशिया भी क्या होता, विनर की कैटेगरी में आता। और रशिया ने डिसीजन ले लिया था पहले से ही कि वो वॉर में नहीं रहेगा और वो जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर वॉर से हट गया। अब वॉर का अंत, आप जानते हैं ये विनर कौन है वॉर में, यस, वॉर में विनर है अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो वॉर का एंड, वॉर का एंड कैसे होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जीत जाएंगे वर्ल्ड वॉर। यस, विनर है ये तीनों, याद रखिएगा, देयर इज नो विनर इन अ वॉर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जीत कर भी आप हार जाओगे, आपको रिसोर्सेस, आपके मैन पावर, आपकी इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। और ये हुआ भी वर्ल्ड के साथ। और ऑस्ट्रिया हंगरी, यस, ऑस्ट्रिया हंगरी हार गया, सरेंडर कर गया। टर्की, यस, इसको इंडियन फोर्सेस ने हराया था, ब्रिटिश फोर्सेस ने हराया था। बुल्गारिया ने सरेंडर कर दिया। एंड सबसे लास्ट में जर्मनी, यस, जर्मनी के एम्परर काइसर विलियम टू, क्या, काइसर विलियम टू उसके डिक्टेटर थे, उसके राजा थे, वो भाग गए देश छोड़ करके। यस, जर्मनी के राजा ने देश छोड़ दिया, भाग गए देश छोड़ करके, क्योंकि जर्मनी को सरेंडर करना था और चले गए हॉलैंड अपनी जान बचाने के लिए। अब जर्मनी क्या बन जाएगा, यस, जर्मनी एक रिपब्लिक कंट्री बन जाएगा। वहां पे फिर से नए चुनाव होंगे और नया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुना जाएगा। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, यस, वर्सालिस एक शहर का नाम है, एक सबर्ब है, यस, पेरिस से थोड़ा ही दूर एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा इलाका है वर्सालिस। क्योंकि ये ट्रीटी, ये समझौता विनिंग कंट्रीज के बीच में, यस, जीते हुए देशों के बीच में और जर्मनी के बीच में साइन हुआ था, वर्सालिस में साइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। यस, इस ट्रीटी को साइन किया गया था जून 28, 1919। वर्ल्ड वॉर फिनिश हो चुका है और वर्ल्ड वॉर को फिनिश करने वाली ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है। अब आगे, तो यस,
इस ट्रीटी की वजह से ही वॉर एंड हो गया और इट वॉज बेस्ड ऑन द यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन्स 14 पॉइंट। यस, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वुड्रो विल्सन ने एक 14 पॉइंट्स नाम के एक पॉइंट्स डेवलप किए थे, उसी पे बेस्ड है ये पीस ट्रीटी। यस, तो क्या है इसके टर्म्स, लेट्स सी। पहला टर्म, जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ वॉर। याद रखिएगा, सारा वॉर का जिम्मेदारी का, वॉर का दोष सारा जर्मनी पे मर दिया जाएगा और जर्मनी को कहा जाएगा कि उसे $33 बिलियन एज अ डैमेज पे करना पड़ेगा। यस, $33 बिलियन। और क्या करना पड़ेगा, जर्मनी को कोल सप्लाई करना पड़ेगा, फ्रांस को, इटली को, बेल्जियम को। यस, इनको कोल देना पड़ेगा क्योंकि जर्मनी के पास एक बहुत बड़ा कोल बेल्ट है वर्ल्ड का, तो वह कोल उसे इन तीनों विनिंग देशों को सप्लाई करना पड़ेगा। और क्या किया गया, राइन वैली को, यस, ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, राइन एक नदी का नाम है। यस, राइन वैली को, जहां पे जर्मनी खत्म होता है और फ्रांस शुरू होता है, यस, जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर है ये, इसको कहा गया कि यहां पर जर्मन अपने मिलिट्री को नहीं रख सकते हैं, यहां पर जर्मनी की कोई भी सेना नहीं रहेगी, इसको डीमिलिटराइज कर दिया गया ताकि फ्रांस के पास हमेशा अपर हैंड रहे, ताकि फ्रांस हमेशा क्या रहे, यहां पर उनसे आगे रहे। और क्या किया गया, जर्मनी से एल्सेस लोरेन को ले लिया गया और फ्रांस को दे दिया गया। ये वो फील्ड है, ये वो कोल फील्ड एरिया है जो फ्रांस बहुत समय से जर्मनी से पाना चाहता था। आपको मैं मैप में अब ये दिखाने जा रहा हूं, देखिए इस मैप में एल्सेस लोरेन को फ्रांस को दे दिया गया, मेलमेडी को, यस, एम्फर्ट अट मेलमेडी को बेल्जियम को दे दिया गया, सेशेल्विक को डेनमार्क को सौंप दिया गया और डेंजिंग को एक फ्री पोर्ट घोषित कर दिया गया जो कि पहले जर्मनी के अंडर में था। और क्या किया गया, 7 कोल माइंस जो कि जर्मनी के कोल माइंस थे, इसको फ्रांस को उठा के दे दिया गया 15 सालों के लिए, 15 इयर्स के लिए इस कोल माइंस को फ्रांस को दे दिया गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो सारे जगह जर्मनी एट अ लॉस है, जर्मनी को बर्बाद किया जा रहा है, जर्मनी को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं ताकि वो दोबारा वॉर के लिए तैयार ना हो सके। जर्मनी की सारी कॉलोनीज छीन ली गई और बांट दी गई अलाइज के पास, अर्थात विनिंग कंट्रियों के बीच में बांट दी गई, फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन के बीच में। यस, उन कॉलोनीज को जो पहले गुलाम देश थे जर्मनी को, उनको छीन लिया गया जर्मनी से। और क्या किया, जर्मनी की आर्मी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब मैक्सिमम कितने आर्मी हो सकती है, 1 लाख सोल्जर्स हो सकते हैं जर्मनी के पास, सिर्फ कितने, यस, 1 लाख सोल्जर हो सकते हैं। और नेवी को, यस, जर्मनी की नेवी को रिड्यूस करके सिर्फ 15,000 कर दिया गया और 24 शिप्स से ज्यादा जर्मनी शिप्स नहीं रख सकती है, 24 नेवल शिप्स रख सकती है। उसकी एयरफोर्स को और सबमरीन्स को बैन कर दिया गया। तो और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जर्मनी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, ताकि जर्मनी दोबारा वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार ना हो जाए। पर आप जानते हैं, आप जिसको जितना दबाओगे वो उतना उभर के आएगा, और यही हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 का कारण ये ट्रीटी भी बन जाएगी। यस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, क्योंकि जर्मनी को बहुत दबाया गया, बहुत कुचला गया, उस पर बहुत अत्याचार किया गया वर्ल्ड वॉर 1 के हारने के बाद। आज देखेंगे एक मैप की मदद से कि क्या नए टेरिटरीज, क्या नए कंट्रीज फॉर्म हुए, वर्ल्ड के मैप में क्या चेंज आया। यस, वर्ल्ड के मैप में क्या चेंज आ गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। तो यूएसए अब वर्ल्ड का लीडर बन चुका है, यस, सुपर पावर बन गया है वर्ल्ड का। इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज वर्ल्ड के सुपर पावर होते थे, उनकी सुपीरियोरिटी खत्म हो गई और यूएसए बन गया है वर्ल्ड का सुपर पावर। और क्या हुआ, 3 बड़ी डायनेस्टीज, यस, 3 मेजर डायनेस्टीज क्या हो गई, दुनिया से खत्म हो गई। उनमें से रोमेनाव, यस, रोमेनोव डायनेस्टी इन रशिया, यस, इसी के राजा थे जार निकोलस। यस, जार निकोलस को, जो कि राजा थे रशिया के, को रिमूव किया था लेनिन ने अक्टूबर रेवोल्यूशन में। और जर्मनी के किंग थे काइसर विलियम। यस, वर्ल्ड वॉर 1 के हारने पर वो कंट्री को छोड़कर हॉलैंड भाग गए थे और वहां पे एक नया रिपब्लिकन जर्मनी बन गया, अर्थात जर्मनी में भी राजा
की डायनेस्टी, क्या नाम था डायनेस्टी का? होहेनजोलर्न। यस, होहेनजोलर्न। यस, ये डायनेस्टी भी जर्मनी में खत्म हो गई। 2 डायनेस्टी बता दिया। तीसरी डायनेस्टी कौन सी वर्ड से खत्म हो गई? हैब्सबर्ग डायनेस्टी। यस, हैब्सबर्ग डायनेस्टी के राजा रूल करते थे ऑस्ट्रिया और हंगरी को कंबाइन। यस, ऑस्ट्रिया हंगरी को कंबाइन रूल करते थे। अगेन वर्ल्ड वॉर 1 में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने अलाइज बनाया था। आपको क्या करना है? यस, आज आपको बताना है कि इस अलाइज अर्थात इस जुड़ाव का, इस यूनियन का क्या नाम था। मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में आपके लिए। यस, आपको बताना है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उसके अलाइज का क्या नाम था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इवन ऑटोमन जो टर्की में रूल करते थे, यस, ऑटोमन जो कि टर्की में रूल करते थे, वो भी हार जाएंगे। आपको याद होगा ब्रिटिश इंडियन आर्मी, यस, हम लोग इंडियन आर्मी गए थे और उन्होंने टर्की को जीत लिया। तो ऑटोमन एम्पायर भी खत्म हो गया। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग देश, इंडिपेंडेंट देश हो गए। 3 डायनेस्टीज खत्म हो गई, ऑटोमन रूल खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी जुदा हो गए, 2 एक सेपरेट कंट्रीज बन गए। कुछ नए देश पैदा हुए यस इस वर्ल्ड वॉर के दौरान। वो थे चेक रिपब्लिक, जिसको हम लोग आज कहते हैं चेक रिपब्लिक। इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। यस, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया। यस, ये 2 नए इंडिपेंडेंट देश फॉर्म हो गए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। टेरिटरीज ऑफ जर्मनी, टेरिटरीज ऑफ रशिया, है ना, और कुछ टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी को निकालकर इनको बनाया गया था। ये 2 देश क्रिएट किए गए थे। सेकेंड, यस, फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। यस, एक सबसे बड़ा जो चेंज आया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि पूरी दुनिया को हॉरर ऑफ द वॉर का पता चल गया। पूरी दुनिया ये जान गई कि युद्ध क्या है, वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लेड टू अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ लाइफ। लाखों लोग मर गए, सिविलियंस मारे गए और करोड़ों और अरबों की संपदा और संपत्ति बर्बाद हो गई। तो इमेंस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुई। तो अब क्या ऐसा किया जाए कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो? इसके लिए बनाई गई लीग ऑफ नेशन। यस, उस बॉडी का नाम था, संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या करेगी लीग ऑफ नेशन? यस, लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था फ्यूचर वॉर रोकने के लिए। यस, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। विश्व में शांति रहे, सारे देश मिलकर एक साथ सहयोग करें, इसके लिए बनाया गया था। और इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके एम्स, यस, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था वो सारे मकसद वही थे जो प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने, यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स में लिखे थे। यस, उनके कुछ 14 पॉइंट्स थे जिसमें उन्होंने क्या चाहते थे, वर्ल्ड में नया एक अरेंजमेंट चाहते थे, किस तरीके से वर्ल्ड में आगे वॉर्स ना हो। आइए कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। जैसे कि कोई भी देश अब सीक्रेट ट्रीटी या अलायंसेस फॉर्म नहीं करेगा। मैंने आपसे पूछा अब ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, यस, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के अलायंस का नाम क्या है? तो क्वेश्चन हो गया आपके पास। मैं वेट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों का जवाब दीजिए और मैं भी आपको क्या करूंगा उसके बाद रिप्लाई दूंगा। आपको आपके आंसर पर आपको बताऊंगा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ऑल स्टेट्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। यस, वर्ल्ड की कंट्रीज को एक दूसरे की आजादी का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अर्थात बेवजह कोई देश दूसरे देश की टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंस उनकी नहीं छीनेगा, वॉर अर्थात नहीं करेगा। अगर किसी वजह से डिस्प्यूट्स है मेंबर कंट्रीज के बीच में, मेंबर स्टेट्स के बीच में, तो उन्हें लीग ऑफ नेशन के पास जाना पड़ेगा ताकि पीसफुल तरीके से बिना वॉर किए क्या हो जाए, उनके बीच में समझौते हो जाए। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स, एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। क्या लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल हो पाया वर्ल्ड वॉर 2 रोकने में? वर्ल्ड वॉर 2 लीग ऑफ नेशन
नहीं रोक पाया, फेलियर हो गया। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ जो लीग ऑफ नेशन ऐसा नहीं कर पाया? तो कुछ कमियां, जर्मनी और रशिया, जो कि उस समय वॉर 1 में जर्मनी हार गया था और रशिया ने सरेंडर कर दिया था 1917 में, इन दोनों को काफी समय तक, बहुत सालों तक मेंबर बनाया ही नहीं गया। दे वर नॉट अलाउड टू बिकम मेंबर फॉर मेनी इयर्स, रशिया और जर्मनी। अब अमेरिका, जिसने की सारा प्लानिंग किया था, विड्रो विल्सन ने, जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिया था इसको बनाने के लिए, वह खुद इसको ज्वाइन ही नहीं किया। क्या वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस पैदा होगा? क्या और कंट्रीज में कॉन्फिडेंस आएगा इस संस्था के प्रति? जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका जिसके बेसिस पर, जिनके पॉइंट्स पर ये बनाया गया था, है ना, जो इसको बनाने वाली बॉडी थी, वो खुद ही इसका मेंबर नहीं है। और क्या हुआ? 1939, यस, 1939 में एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी के डिक्टेटर थे, उन्होंने अटैक कर दिया पोलैंड पे, और यहीं पर खत्म हो गया लीग ऑफ नेशन। अर्थात लीग ऑफ नेशन रोक नहीं पाया वर्ल्ड वॉर 2। सो इन दिस वे लीग ऑफ नेशन वॉज अ फेलियर। So thank you students for watching the video till the end, and see you and bye in the video. Bye.